दोस्तों आज का टॉपिक है आइज़ा 240। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। हमारे पास जो आइज़ा 200 का ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ कि हमें एक रीज़नेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसके ऊपर हम ओपिनियन देने वाले हैं वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो, चाहे वो फ्रॉड की वजह से मिस स्टेटमेंट हो या एरर की वजह से मिस स्टेटमेंट हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फ्रॉड एक मिस स्टेटमेंट की शक्ल में आ सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मिस स्टेटमेंट क्या होती है कि एक गलती हो सकती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती हो जो आईएफआरएस को बराबर ना करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो गलती होने के तरीके हैं वो दो तरह के हैं। या तो फ्रॉड की वजह से होगी या वो एरर की वजह से होगी। अब हम डिफ़ाइन करते हैं कि फ्रॉड है क्या। फ्रॉड की अगर डेफिनेशन हम देखें तो वो कहता है कि ये इंटेंशनल एक्ट है, मतलब जो गलती इंटेंशनली की गई हो। तो इसका वाइस वर्सा ये हुआ कि जो अनइंटेंशनल एक्ट है डेट इज़ एरर, राइट। अब हमें आइडिया हो गया कि जो फ्रॉड होगा वो इंटेंशनली किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि फ्रॉड होगा तो फ्रॉड होने के दो तरीके होंगे, मतलब फ्रॉड दो तरीके से हो सकता है। या तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके फ्रॉड किया जाएगा, या फिर एसेट को चोरी करके मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करके फ्रॉड किया जाएगा। ये दोनों तरीके से जो फ्रॉड होगा ये आइडेंटिफाई ऐसे हो कि आपके पास फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं। अच्छा, एक जो हमारे पास फ्रॉड रिस्क फैक्टर है दैट इज़ इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसकी एग्जांपल ये है कि एक एम्प्लॉई का जो बोनस है ना वो जुड़ा हुआ हो टारगेट से, एक एम्प्लॉई का कमीशन जो है वो जुड़ा हो किसी सेल्स टारगेट से। ठीक है, ये हो गया इंसेंटिव टू कमिट फ्रॉड। फिर एक होता है प्रेशर कि एक कंपनी को अपने शेयर्स बेचने हैं। ठीक है, उस शेयर्स बेचने के लिए उसको अपनी अर्निंग्स जो होंगी ना वो संभाल कर रखनी होंगी। शेयर प्राइस है वो अप एंड डाउन ना हो, तो इसलिए वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके शेयर प्राइस को आर्टिफिशियली मेंटेन करने की कोशिश करेगा। आगे बढ़ते हैं तो वो कहता है कि यार आपके पास एक परसीव्ड अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड होती है। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि एक बंदा जो है ना एक ऐसी पोजीशन पे बैठा है कंपनी के जहाँ से वो इंटरनल कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकता है। लेट्स सपोज अगर अपर मैनेजमेंट में एक सोल प्रोप्राइटर डायरेक्टर है या एक चेयरमैन या सीईओ है, उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो चीज़ों इंटरनल कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सके। या एक क्लोज एंडेड फैमिली है या क्लोज रिलेटेड फैमिली रिलेशनशिप की ये कंपनी है जिसमें लोग आपस में ही भाई सिस्टर्स या पेरेंट वगैरह शामिल है, तो उनके पास एक अथॉरिटी होगी, एक पावर होगी कि ओवर राइट दी कंट्रोल्स, राइट। तो वो चीज़ आपके पास एक परसीड अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड करती है। ठीक है, फिर एक इंडिविजुअल होते हैं जो कहते हैं कि यार फ्रॉड करना की गलती नहीं है, माशरा ही ऐसा है, लोग ही ऐसे हैं जो हर कोई फ्रॉड कर रहा तो मैं भी कर। ये तो हो गए फ्रॉड फैक्टर्स। इसका मतलब ये हो कि अगर आपके पास ये फैक्टर्स क्वेश्चन के अंदर अगर आ जाए, ऑडिट रिस्क के सवाल में आ जाएं या अलग से सवाल इसके इसके ऊपर आ जाए और ये फैक्टर्स आपको नज़र आए, तो आप समझ जाइए कि आपके पास फ्रॉड रिस्क मौजूद है। तो आगे बढ़ के हम देखें, एक तो आपको असेस किया आपने कि यार फ्रॉड रिस्क तो मौजूद है शायद, ठीक है ना, क्योंकि रिस्क आप असेस करते हो क्या मौजूद है। उसको कंफर्म करने के लिए ऑब्वियसली फिर 315 की मदद लेते हैं। वो कहता है कि कोई भी रिस्क अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि यार वो है या नहीं, तो आपको पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स अपनाने होंगे। मेरी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ऑडिट रिस्क को ग्रिप करने का बताया था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप देख लीजिएगा। जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स होते हैं वो फ्रॉड ने स्पेसिफिकली बताए हैं। जो रिस्क है उसका अफेक्ट क्या है, मिस स्टेटमेंट का अफेक्ट क्या है, तो उसके ऊपर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट और एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए जो प्रोसीजर्स आप अप्लाई करोगे तो वो हर फ्रॉड रिस्क फैक्टर का उसने अलग से बता दिया है, इंडिविजुअली बता दिया है। ठीक है, तो ये आपके लिए आयज़ा ने आसानी कर। जब आपने एविडेंसेस ऑब्टेन कर लिए तो आपको एविडेंसेस को इवेल्युएट करना है, और इवेल्युएट इस तरीके से करना है कि आपको चेक करना है कि क्या वाकई जो मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई है वो फ्रॉड की है या नहीं। अगर वो फ्रॉड की इंडिकेशन है, अगर ऑडिट एविडेंस जो आपने ऑब्टेन किया है अगर उसमें फ्रॉड की इंडिकेशन है, तो आप सबसे पहले अपनी री इवेल्युएट करोगे
अपनी असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, सही है ना, और इसकी बेसिस पे जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्ड जो आपने परफॉर्म किए। तो अच्छा, उसके बाद आप चेक देखोगे कि क्या जो इंडिकेशन ऑफ मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड है, क्या इसके अंदर मैनेजमेंट तो इन्वॉल्व नहीं है। अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी डाउटफुल हो जाएगी और आपके तमाम ऑडिट एविडेंसेस और तमाम चीज़ें जो है ना वो उसकी रिलायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और आपको फ़ौरन विड्रॉ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स आ जाएगा आपके सामने और कोड ऑफ एथिक्स आपको मना करता है कि इंटीग्रिटी जब डाउटफुल हो तो आपको वो ऑडिट नहीं परफॉर्म करना। सेकेंडली, अगर मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो, ठीक है, और मिस स्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से भी हो, तो ऑडिटर के पास अगर सर्कमस्टेंसेस अराइज हो जाएं, एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेस, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा ऑडिटर, वो ये आपके स्टेप्स हैं कि वो डिटरमाइन करेगा कि प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं उसकी, और अगर विड्रॉ करना चाहता है तो विड्रॉ करेगा, और अगर और विड्रॉ कर लेता है तो फिर क्या करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर जनरल कॉन्सेप्ट से दो। नंबर एक कॉन्सेप्ट ये है कि आपके जहन में होना चाहिए कि वो ये है कि जो फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने का, पकड़ने का और प्रिवेंट करने का जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट की है, ऑडिटर की नहीं है, नंबर वन। दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का। आइजा 200 भी कहता था इसको, और यहाँ पे आइजा 240 ने दोबारा इसी सेम चीज़ को बताया है कि ऑडिटर को ना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन रखनी है थ्रू आउट दी ऑडिट, कि यार फ्रॉड हो सकता है, चाहे मैनेजमेंट कितनी ही पुरानी दोस्त हो आपकी, कितनी ही पुरानी हो, जो आप उसको कितना ही जानते हो, कितनी ही ऑनेस्ट हो, कितनी ही इंटीग्रिटी उसकी इंटैक्ट हो, आपको ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपकी माइंड में होना चाहिए कि फ्रॉड हो सकता है, मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड हो सकती है, ठीक है। पास पेपर में सवाल आया हुआ था कि आपने बहुत अरसे से एक मैनेजमेंट को जानते हैं, तो वो प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको आपकी इसकी इंटीग्रिटी पे डाउट नहीं है, तो आपको ही बताना, आपको वहाँ पे ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का कॉन्सेप्ट देना था इनिशियली कि हम जितना भी इंटीग्रिटी और उसकी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन हाँ, हम लोग कभी ये चीज़ नहीं करेंगे कि हम लोग इस चीज़ को भूल जाएं कि फ्रॉड नहीं हो सकता वहाँ। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऑडिटर कभी भी ना उसके एविडेंसेस को गलत नहीं मानेगा अनटिल अनलेस कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाए जो आपको ये प्रूव कर दे कि हाँ, ये वाकई जेन्युइन नहीं है, गलत है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कॉन्सेप्ट ये है। आई होप आपको ये चीज़